जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल द इकोनॉमिक कैप्सूल्स में। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 के माइक्रो इकोनॉमिक्स के सबसे पहले चैप्टर को समझने जा रहे हैं, दैट इज द इंट्रोडक्शन। तो अब आप लोग क्लास 11 में आ ही चुके हैं और अब आप लोग इकोनॉमिक्स को इन डेप्थ थोड़ा पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, क्लास 11 और 12 में हम लोगों को टोटल मिलाकर के 4 किताब इकोनॉमिक्स का पढ़ना होगा। फर्स्ट वन इज द माइक्रो, देन द मैक्रो, और 2 पढ़ना है हम लोगों को थ्योरी, जो थ्योरेटिकल बेस्ड है ज़्यादा, दैट इज इंडियन इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। तो आप लोगों को माइक्रो और स्टैट्स आपको क्लास 11 में पढ़ाया जाएगा। मैक्रो और इंडियन इकोनॉमिक्स दैट इज बेस्ड ऑन द डेवलपमेंट आफ्टर पोस्ट इंडिपेंडेंस, तो वो आप लोगों को क्लास 12 में पढ़ाया जाएगा। तो इस पहले चैप्टर में हम लोग कुछ बेसिक की टर्मिनोलॉजीज के बारे में समझने जा रहे हैं, यानी कि इकोनॉमिक्स का एक बेसिक अर्थ, एक सिंपल इकोनॉमी कैसा होता है। और ये बस एक थोड़ा सा हल्का सा आपका ये बोरिंग सा चैप्टर है, बिकॉज यहाँ पे आप लोग को ज़्यादा कुछ सीखने को नहीं मिलेगा, बस आपको कुछ कुछ एक कहानी जैसा है। तो बस ये थ्योरी को आप समझते जाइएगा, और ये थोड़ा मेमोराइजेबल चैप्टर है, आपको कुछ कुछ यहाँ मेमोराइज करना है, जिसमें से सिर्फ एक ही कंसेप्ट मुझे ये लगा है, जितना भी कंटेंट मैंने यहाँ पे दिया है, दैट इज अ सिंपल इकोनॉमी, सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। तो ये एक कंसेप्ट है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, इसको बस आपको समझना है। बाकी सारा आप देखिएगा जितना भी टॉपिक्स है ये हम लोगों का थ्योरी बेस्ड है। थ्योरी बेस्ड है, इसका मतलब आप लोग को ये इन्हें मेमोराइज करना है। ओके, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, किस प्रकार से इकोनॉमिक एक्टिविटीज को ऑर्गेनाइज किया जाता है, पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स वर्सेस मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो इन सारे टॉपिक्स को हम लोग को समझना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, सबसे पहले टॉपिक पे आते हैं हम लोग, दैट इज अ सिंपल इकोनॉमी। भैया एक इकोनॉमी होता क्या है? एक इकोनॉमी अगर हम लोग सिंपल भाषा में देखें, इकोनॉमिक्स, अगर हम लोग इकोनॉमिक्स का मतलब समझे, इकोनॉमिक्स कहीं ना कहीं इसका हिंदी अर्थ होता है दैट इज अर्थशास्त्र। और इकोनॉमिक्स हमारा जो अगर आपको पढ़ाया जा रहा है तो इसका एक सोशल इम्प्लीकेशन बहुत ज़्यादा है। आप समाज में देखिएगा और आज के टाइम आप देखिएगा तो इकोनॉमिक्स का बहुत ही ज़्यादा रिलेवेंस है। अब आप देखिएगा तो कोई भी आप लोग न्यूज़ चैनल उठा करके देखिए, या फिर आप करंट अफेयर्स देखिए, तो वहाँ पर आप तो पॉलिटिकल एजेंडा देखिएगा, कौन वहाँ पर रूल कर रहा है, वहाँ का सोसाइटी का माइंडसेट देखिएगा, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर होगी अभी आज के समय वहाँ का इकोनॉमी, इंसान कितना कमा रहा है, क्या वहाँ पे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, लोग कैसे वहाँ पे जीविका जी रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो हर एक देश का इकोनॉमी होता है वो इन्फ्लुएंस करता है उसका पॉलिटी को। हर एक देश का इकोनॉमी उसका पॉलिटी को इन्फ्लुएंस करता है, एंड द पॉलिटी इन्फ्लुएंसेस द सोसाइटी, and the society hence influences the economics। तो ये एक चेन बनाता है, ये एक लूप बनाता है, यानी कि इन तीनों में से कोई भी एक अगर बदलता है तो फिर ऑटोमेटिकली अपना दो चेंज हो जाता है। फॉर एग्जांपल, पहले हम लोगों का यूपीए लेड गवर्नमेंट था, यानी कांग्रेस लेड गवर्नमेंट था, फिर उसके बाद एनडीए का गवर्नमेंट आया। तो जब यूपीए लेड गवर्नमेंट था तो हमारा इकोनॉमी कहीं ना कहीं एक मिक्स स्ट्रक्चर को होल्ड करता था, यानी कि वहाँ पे गवर्नमेंट का भी एक इंपॉर्टेंट रोल था, साथ ही साथ प्राइवेट सेक्टर का भी इंपॉर्टेंट रोल था। बट जैसे ही एनडीए का गवर्नमेंट आया तो उनका मेन एजेंडा ही है कैपिटलिज्म। मतलब वहाँ पे जहाँ पे गवर्नमेंट का रोल, गवर्नमेंट का इन द टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन, गवर्नमेंट का गवर्नेंस पे ज़्यादा ध्यान रहे, ना कि अपना पहुंच बढ़ाने पे। तो जब एनडीए का गवर्नमेंट आया तो उन लोगों ने डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट किया, जहां पर हर एक कंपनीज को, गवर्नमेंट कंपनीज को उन्होंने प्राइवेटाइज किया, जो कि लॉस मेकिंग कंपनीज थे उन्हें गवर्नमेंट ने प्राइवेटाइज किया। सो अगर आप देखिएगा तो पॉलिटिकल चेंज हुआ, पॉलिटिकल चेंज होने की वजह से इकोनॉमिक्स में भी बदलाव हुआ, सोसाइटी में क्या बदलाव हुआ? अब आज के समय जो लोग हैं हमारा, वो थिंक करते चलिए अब हम कुछ स्टार्टअप करेंगे और अब हम लोगों को बिजनेस की तरफ जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये माइंडसेट का भी चेंज हुआ पॉलिटिकल चेंज होने से, और साथ ही साथ इकोनॉमिक्स में उन्होंने बदलाव तो किया ही। तो ये एक लूप बनाता है, इस लूप को कोई भी इसमें से कोई एक चेंज होता है तो इकोनॉमिक्स चेंज हो जाता है हमारा, इकोनॉमिक्स चेंज होगा तो सोसाइटी चेंज होगा, सोसाइटी चेंज होगा तो पॉलिटी चेंज होगा। तो ये आप लोग को समझना है, इसलिए इकोनॉमिक्स का रिलेवेंस आज का समय बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका है। साथ ही साथ अभी लास्ट 10 डिकेड्स अगर आप देखिएगा तो वहाँ पर इकोनॉमिक्स, पहले तो हम लोग पॉलिटिकल बात करते थे, सोशल बात ज़्यादा करते थे, बट आज कहीं ना कहीं इकोनॉमिक्स का रिलेवेंस बहुत ही ज़्यादा बढ़ा है, बहुत ही ज़्यादा। आप देखिएगा हर चीज़ में इकोनॉमिक्स आ जाता है। ओके, सो पीपल इन द सोसाइटी नीड मेनी गुड्स एंड सर्विसेज इन देयर एवरीडे लाइफ, इंक्लूडिंग फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज लाइक रोड्स एंड रेलवेज, पोस्टल सर्विसेज एंड वेरियस अदर सर्विसेज लाइक दैट ऑफ टीचर्स एंड डॉक्टर्स। तो आज के समय हर एक लोग को बहुत वैरायटी ऑफ सर्विसेज का जरूरत होता है। कुछ सर्विसेज वो इंसान खुद अपने से बना लेता है, खुद अपने से जुगाड़ कर लेता है, बट मोस्ट ऑफ द सर्विसेज को जो भी इंसान होता है जिसको रिक्वायर्ड होता है, मोस्ट ऑफ द सर्विसेज के उन्हें मार्केट पे रिलाई करना पड़ता है, मार्केट में, जहाँ पे वो दूसरे लोगों से सर्विसेज ले पाए, चाहे
चाहे वो गुड्स परचेस कर पाए, चाहे वो सर्विसेज ले पाए। फॉर एग्जाम्पल, अ वीवर में हैव सम यार्न, सम कॉटन एंड सम अदर इंस्ट्रूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर वीविंग क्लॉथ। एक वीवर, एक बुनने वाला, एक टेलर के पास हो सकता है यार्न हो, उससे वो कपड़ा सिल के दे दे और उसको वो बेच दे, तो उसके पास वो कुछ एक इनपुट्स है और वहाँ से वो कुछ अपना एक आउटपुट प्रोड्यूस कर सकता है। जरूरी नहीं है, डिफरेंट जो होगा, जैसे मान लीजिए अगर हम टीचर पकड़े, ए टीचर इन द लोकल स्कूल हैज़ द स्किल्स रिक्वायर्ड टू इम्पार्ट एजुकेशन टू द स्टूडेंट्स। एक टीचर के पास क्या रहेगा, तो उनके पास, उस टीचर के पास ज्ञान रहेगा, जो टीचर वो स्टूडेंट्स को बांट पाएगा और उसका वो एक पर्टिकुलर चार्ज लेगा ऑब्वियसली। नेक्स्ट, सम अदर इन सोसाइटी मे नॉट हैव एनी रिसोर्सेज एक्सेप्टिंग देयर ओन नीड्स। कोई ऐसा भी इंसान हो सकता है कि जिसके पास कोई रिसोर्सेज ही ना हो, यानी कि वो कुछ भी आउटपुट प्रोड्यूस ना कर पाए एक्सेप्ट देयर ओन नीड्स, सो दैट विल बी अ काइंड ऑफ लायबिलिटी टू द सोसाइटी. So each individual thus use her resources to fulfill her needs. हर एक इंडिविजुअल अपना जो रिसोर्सेज होता है उस अपना नीड्स पूरा करने के लिए उस रिसोर्सेज को यूज करता है. Every individual in the society is engaged in the production of some goods or services, and she wants a combination of many goods and services, not all of which are produced by her. हर एक इंसान को कुछ कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का जरूरत होता है. फॉर एग्जांपल आप समझिए, एक आपकी मम्मी है घर में किचन में, तो उनको तरह तरह का सब्जी का जरूरत पड़ेगा, तरह तरह का मसाला का जरूरत पड़ेगा, हो सकता है कुछ और भी साबुन का जरूरत पड़ जाएगा, डिश वॉशर का जरूरत पड़ जाएगा, वॉशिंग मशीन का जरूरत पड़ जाएगा. तो वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आपके घर में ही रिक्वायर्ड होता है. क्या आप सब कुछ अपने से बना सकते हैं? क्या सब कुछ आप वॉशिंग मशीन अपने से बना लीजिएगा? आप क्या साबुन जो लग रहा है बर्तन धोने के लिए वो बना लीजिएगा? ऑब्वियस सा बात है कि आपको उसको मार्केट से परचेस करना पड़ जाएगा. दैट मीन्स कि हर एक इंसान को एक वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का जरूरत पड़ता है. कुछ गुड्स एंड सर्विसेज वो खुद से बना पाता है, और मोस्ट ऑफ द सर्विसेज को लेने के लिए उस इंसान को मार्केट पे रिलाई करता पड़ता है, जहां पे वो दूसरे के गुड्स एंड सर्विसेज को परचेस कर पाते हैं. Allocation of resources of the society would result in the production of a particular combination of different goods and services. The goods and services thus produced will have to be distributed among the individuals of the society. जो भी goods and services produce होता है, और जो भी देखिए goods and services produce करने के लिए हर एक लोगों के पास allocation of resource होना चाहिए, यानी उनके पास रिसोर्स होना चाहिए तभी वो प्रोड्यूस कर पाएंगे. रिसोर्स तो कैसा रिसोर्स? मान के चलिए अगर एक मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो उसके पास जो की कंपोनेंट्स है उसका जुगाड़ होना चाहिए, तभी वो चीज को असेंबल करके एक फोन को मैन्युफैक्चर कर पाएंगे. अगर एक सिंपल भाषा में समझे, एक कचौड़ी वाला के पास आप जाइएगा या एक मिठाई वाला के पास जाइएगा, तो उसके पास जो रॉ मटेरियल्स लगता है, यानी मैदा लगेगा, सत्तू लगेगा, तो ये सारा का कुछ रॉ मटेरियल्स को उसके पास अगर रहेगा तभी वो उस चीज को प्रोड्यूस कर पाएगा. दैट मीन्स एवरी प्रोड्यूसर नीड्स सम एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज टू फुलफिल हिज नीड्स. उसका वो नीड्स पूरा होगा तो उसके बाद वही मार्केट में उस चीज को वो बेच पाएगा. The allocation of limited resources and the distribution of the final mix of goods and services are two basic economic problems faced by any society. यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? The distribution of the final mix of goods and services और allocation of limited resources. हर एक इंसान के पास कुछ limited resources है. आप हर एक इंसान क्या, हर एक कंट्री में भी देखिएगा तो उसके पास कुछ limited amount of resources होता है. फॉर एग्जाम्पल आप इंडिया में देखिएगा तो इंडिया में लिथियम डिपॉजिट्स का डेफिशिएंसी है, इसलिए हम लोग बैटरी मैन्युफैक्चर नहीं कर पा रहे हैं. बैटरी मैन्युफैक्चर नहीं हो पा रहा है तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, हम लोगों का जो ईवी पे रिलायंस है वो नहीं बढ़ पा रहा है. ईवी व्हीकल्स हम लोग ज़्यादा अच्छे से एफिशिएंटली प्रमोट नहीं कर पा रहे हैं. और एक हमारा हो जाता है द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फाइनल मिक्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. मार्केट में आप किस प्रकार से फाइनल गुड्स और सर्विसेज को डिस्ट्रीब्यूट कर पा रहे हैं, ये दो बहुत ही बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होता है. हम लोग का एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होता है जो कि हर एक सोसाइटी फेस करता है, किस प्रकार से वो रिसोर्सेज लाए, किस प्रकार से वो रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट कर पाए. ओके, बढ़ते हैं हमारा सेकंड टॉपिक पे, दैट इज सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी. भैया हर एक इकोनॉमी में बहुत सारे डिफरेंट प्रॉब्लम्स होता है, बट कुछ की प्रॉब्लम्स होता है, कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स होता है जो कि हर एक इकोनॉमी को फेस करना पड़ता है. हर एक इकोनॉमी का मतलब हर एक देश का इकोनॉमी, हर एक स्टेट का इकोनॉमी या हर एक सिटी का इकोनॉमी. आप उतना मत समझिए, हर एक देश को भी पकड़ के चलिए ताकि वो सिंपल चलेगा. हर एक देश का इकोनॉमी में कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स होता है. अगर हम लोग डिस्कस करें तो सबसे पहला हमारा प्रॉब्लम हो जाता है व्हाट इज प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटीज. एक इकोनॉमी में क्या प्रोड्यूस करना होगा और कितना क्वांटिटी में प्रोड्यूस करना होगा. फॉर एग्जांपल अगर एक मार्केट में कोई यूनिट का, कोई गुड्स का डिमांड है लेट्स से 100 यूनिट्स, और तब वो इकोनॉमी कितना प्रोड्यूस कर पा रहा है, वो देश कितना प्रोड्यूस कर पा रहा है. लेट्स से अगर वो 80 प्रोड्यूस कर पा रहा है तो क्या होगा, अगर वो 100 प्रोड्यूस कर ले रहा है उस गुड्स को तो क्या होगा. और ये सब बात है, अगर वो लेस प्रोड्यूस कर पा रहा है तो वो किसी और देश से इंपोर्ट करेगा. फॉर एग्जांपल बिफोर 1970s इंडिया यूज्ड टू इंपोर्ट द फूड ग्रेन्स फ्रॉम यूएस से हम लोग फूड ग्रेन्स इंपोर्ट किया करते थे बिकॉज वी वर इनसफिशिएंट इन प्रोड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ द ग्रेन्स विच वर रिक्वायर्ड बाय आवर कंट्री. हमारा कंट्री में जितना भी ग्रेन्स का रिक्वायरमेंट था हम लोग उससे कम प्रोड्यूस कर रहे थे, तो वी वर
इंपोर्टिंग द फूड ग्रेन्स। बट आज के समय क्या है, हम लोग का जितना रिक्वायरमेंट है उससे हम लोग ग्रीन रेवोल्यूशन होने के बाद हम लोग ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं और उस जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन है उसको हम लोग एक्सपोर्ट कर दे रहे हैं और उससे हमारा कुछ फॉरेन एक्सचेंज रेवेन्यू भी अर्न हो रहा है। नेक्स्ट आता है हाउ आर दिस गुड्स प्रोड्यूस। आखिर ये गुड्स कैसे प्रोड्यूस किया जाता है इकोनॉमी में। ऑब्वियस सा बात है, अगर आप कुछ भी चीज़ प्रोड्यूस करिएगा तो आपको कुछ फैक्टर इनपुट्स का जरूरत पड़ेगा। फैक्टर इनपुट्स जैसे कि लैंड, लेबर, कैपिटल एंड ऑर्गेनाइजेशन, जिसके बारे में आप लोगों ने क्लास 10 में थोड़ा थोड़ा बेसिक्स पढ़ा है। ओके, वेदर टू यूज मोर लेबर और मोर मशीन्स। अब आपके पास एक चॉइस हो जाता है कि आप ज़्यादा लेबर्स को भी हायर करके कोई चीज़ को बनवा सकते हैं या फिर आप ज़्यादा मशीन से भी आप उगवा सकते हैं उस चीज़ को। लेट से अगर मैं बात करूँ एग्रीकल्चर का, तो एग्रीकल्चर में अगर आप देखिएगा तो यूएस में जो एग्रीकल्चर होता है वो दैट इज बेस्ड ऑन मशीन बेस्ड, वो मशीन के ऊपर ज़्यादा रिलाई करते हैं। बट अगर आप इंडिया में देखिएगा तो आज भी मोस्ट ऑफ द फार्मर्स जो है वो मैनुअल लेबर पे रिलाई करते हैं, लेबर हायर करते हैं बिकॉज इट इज़ कन्वीनियंट और वो ज़्यादा चीप पड़ता है इंडिया में। Which of these available technologies to adopt in the production of each of these goods। तो कोई भी गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए आप कौन सा टेक्नोलॉजी को ज़्यादा अडॉप्ट करिएगा, कौन सा आपकी टेक्नोलॉजी आपके लिए बेस्ट होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। थर्ड हमारा आ जाता है फॉर होम आर दिस गुड्स प्रोड्यूस। आप किसके लिए ये गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्या आप अपने इकोनॉमी के लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं या फिर एक्सपोर्ट करने के लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं। सो दैट ऑल्सो मैटर्स। Who gets more and who gets less। आखिर किसे ज़्यादा मिल रहा है इकोनॉमी में, कोई भी रिसोर्सेज अगर आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो कौन उसका ज़्यादा बेनिफिट उठा पा रहा है, कौन उसका लेस बेनिफिट उठा पा रहा है। वेदर और नॉट टू इंश्योर मिनिमम अमाउंट ऑफ कंजम्पशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। वेदर टू इंश्योर मिनिमम अमाउंट ऑफ कंजम्पशन फॉर एवरीवन इन द इकोनॉमी। क्या आप चाहेंगे कि हर एक इंसान को एक मिनिमम अमाउंट ऑफ कंजम्पशन मिलना चाहिए, एक बेसिक कंजम्पशन मिलना चाहिए, एक राशन सिस्टम। जैसे मान लीजिए फूड ग्रेन्स में हम लोग इंश्योर करते हैं कि हर एक इंसान को एटलीस्ट 2 टाइम का मील इंश्योर हो पाए, तो हम लोग फूड ग्रेन्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वाया पीडीएस के द्वारा। ओके, whether or not elementary education and basic health services should be available freely for everyone in the economy। क्या हमारे इकोनॉमी में जो बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज है वो सबके लिए फ्रीली अवेलेबल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। सो दिस ऑल्सो मैटर्स। thus every economy faces the problem of allocating the scarce resources to the production of different possible goods and services and of distributing the produced goods and services among the individuals। तो हर एक इकोनॉमी में ये जो प्रॉब्लम हम लोग ने पिछले स्लाइड में डिस्कस किया कि किस प्रकार से आप रिसोर्सेज को एलोकेट करिएगा और किस प्रकार से जो आपका जो गुड्स एंड सर्विसेज है आप उसको इकोनॉमी में डिस्ट्रीब्यूट करिएगा। ये 2 प्रॉब्लम्स हर एक इकोनॉमी को सहना पड़ता है, इससे डील करता है, हर एक कंट्री उसके अकॉर्डिंग अपना डील करता है इकोनॉमी का। The allocation of the scarce resources and the distribution of the final goods and services are the central problems of any economy। तो ये याद रखिएगा, ये जो हमारा 2 प्रॉब्लम है, यहाँ से मार्क कर दे रहा हूँ मैं आपको। Allocation of the scarce resources and the distribution of the final goods and services are the central problems of any economy। तो ये याद रखिएगा बिकॉज इट इज़ यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है व्हाट आर द 2 मेन सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एनी इकोनॉमी। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आता है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और इस चैप्टर में एक ही जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा जो आपको समझना चाहिए दैट इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर में क्या होता है भैया, देखिए इसको समझिएगा अच्छा से। एंड एलोकेशन ऑफ scarce resources of the economy gives rise to a particular combination of different goods and services। अब आपके पास कुछ रिसोर्सेस है तो आप उससे कुछ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ही प्रोड्यूस कर पाइएगा। लेट्स से मेरे पास एक लैंड है, अगर मेरे पास एक लैंड है तो मैं एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ फूड ग्रेन्स ही इसमें उगा पाऊंगा। ये अगर मेरा ज़मीन है तो मैं एक पर्टिकुलर अमाउंट, लेट्स से अगर मैं चाहूँगा इसमें राइस उगाऊँ, तो अगर मैं पूरे फील्ड में अगर राइस प्लॉट कर दूँ तो हो सकता है मैं 10 kg राइस प्लॉट कर पाऊँ। ठीक है, अगर मैं उसके जगह वीट प्लॉट कर दूँ, लेट से अगर मैं पूरा वीट प्लॉट कर दूँ तो पूरा वीट अगर मैं उगाऊँ तो लेट से 20 kg मेरा वीट उग पाएगा। अगर मान लीजिए मुझे राइस भी चाहिए और वीट भी चाहिए तो ऑब्वियस सा बात है मुझे एक क्रॉप का प्रोडक्शन को कमाना पड़ेगा और दूसरा का बढ़ाना पड़ेगा बिकॉज मेरे पास तो ज़मीन लिमिटेड है। इसको हम लोग इन डिटेल समझेंगे विद द एग्जाम्पल ऑफ पोटैटो एंड ऑनियन। सो गिवन द टोटल अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज इट इज़ पॉसिबल टू एलोकेट द रिसोर्सेज इन मेनी डिफरेंट वेज एंड देयर बाय अचीविंग डिफरेंट मिक्सेस ऑफ ऑल पॉसिबल गुड्स एंड सर्विसेज। The collection of all possible combination of the goods and services that can be produced from a given amount of resources and a given stock of technological knowledge is called the production possibility curve, production possibility set of an economy। तो एक इकोनॉमी में कितना रिसोर्सेस है और उससे वो कितना प्रोड्यूस कर पा रहा है, सो दैट इज नोन एज द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी सेट ऑफ द इकोनॉमी। इसको हम लोग एक टेबल की मदद से समझेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने 2
एग्जांपल लिया, 2 गुड्स का एग्जांपल लिया, एक पोटैटो और एक ऑनियन। पहला यहाँ पे एक सिचुएशन हम लोगों ने पकड़ा है, सिचुएशन ए, जहाँ पर आप मान लीजिए एक ज़मीन है आपके पास, सेम वहाँ पे पीछे का एग्जांपल जैसा ही एक ज़मीन है। अगर आप उस पूरे ज़मीन पे ऑनियन प्लॉट कर रहे हैं तो हो सकता है आप 10 यूनिट ऑनियन, चलिए यूनिट की जगह मैं यहाँ केजी लिख देता हूँ, आप लोग को ज़्यादा अच्छा से समझ आएगा। ओके, यहाँ भी मैं केजी लिख दे रहा हूँ, 4 kg, 3 kg, केजी। ओके, देखिए अगर मैं मान लूँ यहाँ पे कि आप उस पूरे फील्ड में ऑनियन प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सा बात है आपके पास तो फील्ड में जगह नहीं बचेगा, तो उस पीएस में आप पोटैटो प्रोड्यूस नहीं कर पाइएगा। लेट्स से आपको थोड़ा मन किया चलो भाई थोड़ा आलू भी उगा लिया जाए। सिचुएशन बी पे हम लोग आते हैं, पॉसिबिलिटी बी पे, जहाँ पे आप लोगों ने आपने डिसाइड किया चलो 1 kg जो है 1 kg हम प्रोड्यूस कम कर लेते हैं अपना पोटैटो का और 9 kg ऑनियन में उगा सकते हैं। आप 9 kg ऑनियन उगाइए। ऑब्वियस सा बात, अगर आप थोड़ा सा ज़मीन में पोटैटो उगा लीजिएगा, थोड़ा सा ज़मीन में अगर आप यहाँ पे आप पोटैटो उगा रहे हैं और रेस्ट ऑफ द ज़मीन में आप ऑनियन उगा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, रेस्ट ऑफ द ज़मीन में आप ऑनियन उगा रहे हैं। सेम आप लोगों ने पॉसिबिलिटी सी पे आया जब आपको मन किया कि चलो थोड़ा और पोटैटो उगा लिया जाए, थोड़ा आलू का रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, हम आलू उगा ले रहे हैं। तो अगर आप एक चीज़ को बढ़ाएंगे तो ऑब्वियस सा बात आपको दूसरा चीज़ को कमाना पड़ेगा, बिकॉज यू हैव अ लिमिटेड फैक्टर दैट इज़ योर लैंड। आप तो ज़मीन को बढ़ा नहीं सकते, पड़ोसी का ज़मीन को तो हथिया नहीं सकते, नहीं तो फिर मारामारी हो जाता है, यूपी बिहार में जैसे हो जाता है। पॉसिबिलिटी डी आ जाता है, दैट इज़ मान के चलिए आपको थोड़ा और आलू बढ़ाना है तो आप फिर और आलू को बढ़ाए और फिर ऑनियन को कमा रहे हैं। सो दिस इज अ सेट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, सो सेट ऑफ 2 गुड्स। हम लोगों ने यहाँ पे 2 गुड्स का एग्जांपल लिया। अगर आप एक गुड्स का बढ़ा रहे हैं क्वांटिटी को प्रोडक्शन, एक गुड्स का क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं तो दूसरा को आपको कमाना पड़ रहा है। इसको समझिए आप लोग। द टेबल 1.1 गिव्स सम अमाउंट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ, यहाँ पे आपको पोटैटो एंड ऑनियन लिखिए, पोटैटो और ऑनियन, potato on onion that the economy can produce whether its resources are fully utilized। अगर इस जमीन को हम फुल्ली यूटिलाइज, अभी जमीन में छोड़े नहीं, यहाँ जमीन छोड़ नहीं रहे हैं, पूरा जमीन में पूरा क्रॉप्स उगा रहे हैं, तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ पोटैटो एंड ऑनियन आपका दिया हुआ है। If all the resources are used in the production of potato, then the maximum amount of potato that can be produced is 4 units। अगर मान के चलिए अगर आप पूरा ही खेत में सिर्फ आलू ही उगा रहे हैं तो आप मैक्सिमम 4 kg आलू उगा पाइएगा और वहाँ पे आपका ऑनियन नहीं आप उगा पाएंगे। एंड इफ ऑल द रिसोर्सेज आर यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ ऑनियन, अगर सारा ही रिसोर्सेज आप ऑनियन उगाने पे लगा रहे हैं, देन द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ऑनियन कैन बी प्रोड्यूस इज 10 यूनिट्स। ओके, तो यहाँ समझिए कि अगर आप पूरी ऑनियन ही उगाना चाह रहे हैं तो आप पोटैटो नहीं उगा पाइएगा। अगर आप आप पोटैटो उगाना चाह रहे हैं देन आप ऑनियन नहीं उगा पाइएगा। तो ये आपका थोड़ा सा डिफरेंसेस हो जा रहा है। द इकोनॉमी कैन ऑल्सो प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ पोटैटो एंड 9 यूनिट्स ऑफ ऑनियन। आप हो सकता है कि आप पॉसिबिलिटी बी में भी आ सकते हैं, जहाँ पे आप 1 kg पोटैटो उगाए और 9 kg ऑनियन उगाए, और 2 यूनिट्स ऑफ पोटैटो एंड 7 यूनिट्स ऑफ ऑनियन, और 3 यूनिट्स ऑफ पोटैटो एंड 4 यूनिट्स ऑफ ऑनियन। देयर कैन ऑल्सो बी मेनी अदर पॉसिबिलिटीज। आपको कोई जैसा मन होगा आप वैसा पॉसिबिलिटी में उगा सकते हैं, बट आपको ये चीज़ समझना है कि अगर आप एक कप प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे तो आपको दूसरा को कमाना पड़ जा रहा है। आप एक इजी एग्जांपल में समझिए। लेट्स से आपके पास 2 दोस्त हैं, अब आप एक दोस्त को आप पूरा टाइम दे रहे हो और दूसरा दोस्त को टाइम नहीं दे रहे, तो ऑब्वियस बात है वो आपसे नाराज हो जाएगा। अगर आपको दूसरा दोस्त को टाइम देना होगा देन ऑब्वियस बात है आपको फर्स्ट दोस्त को थोड़ा कम टाइम देना पड़ेगा। अगर आप दूसरा वाला दोस्त को और ज़्यादा टाइम देंगे तो दूसरा जो हमारा पहला दोस्त है उसको आपको कम टाइम देना पड़ेगा। सो सिमिलर कंसेप्ट यहाँ पर भी अराइज हो रहा है कि अगर आप एक गुड्स को ज़्यादा प्रोड्यूस करें तो आपको दूसरा को कम प्रोड्यूस करना पड़ेगा, बिकॉज यू हैव अ लिमिटेड रिसोर्स दैट इज योर लैंड। तो हर एक इंसान के पास एक लिमिटेड रिसोर्स होता है, उसकी वजह से उसके पास एक लिमिटेड पॉसिबिलिटी हो पाता है। लेट्स से अगर मैं इकोनॉमी पढ़ा रहा हूँ तो अगर मैं चाहूँगा कि मैथ्स का भी मैं अलग से कोचिंग स्टार्ट करूँ तो मुझे मैथ्स में भी टाइम देना पड़ेगा, और मैथ्स में अगर मैं ज़्यादा टाइम देने जाऊँगा तो मेरा इकोनॉमिक्स का मार्केट खराब हो जाएगा। अगर मैं सिर्फ इकोनॉमिक्स पे टाइम दूंगा तो मेरा मैथमेटिक्स का मार्केट खराब हो जाएगा। तो मुझे एक परफेक्ट अपने अकॉर्डिंग मेरा जो पॉसिबिलिटी है, मेरा जो सर्कमस्टेंसेस, उसके अकॉर्डिंग मुझे डिसाइड करना होगा कि मुझे कितना टाइम इकोनॉमी पे देना है और कितना टाइम मुझे मैथमेटिक्स पढ़ाने पे देना है। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर है उसका हमारा ग्राफ दिया हुआ है। जैसे सिचुएशन ए में अगर आप देखिएगा तो यहाँ पर आप पूरी ऑनियन उगा रहे हैं और 0 पोटैटो उगा रहे हैं, तो आप लिख सकते हैं 0, यहाँ पे हमारा मैक्सिमम जो था पोटैटो ऑनियन कितना था 10, 0, 10। तो ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जैसा। अगर आप पॉसिबिलिटी बी में देखिएगा तो पॉसिबिलिटी बी में आप 1,9 यानी 1 kg आप आलू उगा रहे हैं और 9 kg आप ऑनियन उगा रहे हैं। पॉसिबिलिटी सी में अगर आप देखिएगा तो 2,7 हो जाएगा, ये 2,7 ये क्लास 10 के जैसा है। क्लास 9-10 में जो आप लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते थे कुछ इसी के जैसा है। पॉसिबिलिटी डी में देखिएगा तो 3,4
और पॉसिबिलिटी ई में अगर आप देखिएगा सो दैट इज 4,0, जहाँ पर आप पूरी रिसोर्सेस आप प्लॉट कर दे रहे हैं, आलू में और प्याज नहीं उगा रहे हैं। तो देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग क्या करते थे, जनरली आप एक बहुत सारा डिफरेंट पॉइंट्स को हम लोग प्लॉट करते थे और फिर उस सारा पॉइंट्स को जोड़ करके एक हमारे पास लीनियर एक लाइन ग्राफ आता था। अगर वो सीधा होता था तो उसका एक अलग मीनिंग होता था। जैसे यहाँ पे कर्व आ रहा है, जैसे कि एक गुड्स का आप प्रोडक्शन को बढ़ा रहे हैं तो दूसरा को आपको कमाना पड़ रहा है। अगर मैं पोटैटो का प्रोडक्शन बढ़ाना चाहूँगा, आप यहाँ 0 पकड़ चलिए, ये कोऑर्डिनेट ग्राफ है, ग्राफ का एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है। आपको समझना होगा इकोनॉमिक्स पढ़ने के लिए आपको ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन बहुत अच्छा से आना चाहिए, मैंने एटलीस्ट तो क्लास 10th लेवल तक आपको आना चाहिए। साथ ही साथ अगर आप इकोनॉमिक्स को एज अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट में अगर आप पढ़ने जाइएगा तो वहाँ पर आपका ग्राफ्स, स्टैटिस्टिक्स यानी स्टैटिस्टिक्स का और मैथमेटिक्स का रिक्वायरमेंट बढ़ जाता है अगर आप एमएससी और बीएससी इकोनॉमिक्स पे जाइएगा। ओके, so the curve gives the maximum amount of potato that can be produced in the economy for any given amount of onion and vice versa। अगर आप कितना पोटैटो प्रोड्यूस करिएगा, मैक्सिमम पोटैटो अगर आप प्रोड्यूस करिएगा तो ऑनियन आपका 0 हो जाएगा, मैक्सिमम ऑनियन अगर आप 10 kg ऑनियन प्रोड्यूस करिएगा तो आपका 0 पोटैटो हो जाएगा। सेम इस जो टेबल था, टेबल को ही हम लोगों ने ग्राफ में प्लॉट कर दिया है। दिस कर्व इज कॉल्ड द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, और इसी कर्व को बोला जाता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। आप प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर बोलिए या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बोलिए, बिकॉज अंडर ग्रेजुएट्स में हम लोगों को ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के नाम से पढ़ाया गया था, बट एनसीईआरटी में आपका दिया हुआ है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, तो आप यही याद रखिएगा। तो ये देखिए थोड़ा सा एक समझने वाला टॉपिक था हमारा इस चैप्टर में। द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर गिव्स द कॉम्बिनेशन ऑफ पोटैटो एंड ऑनियन दैट कैन बी प्रोड्यूस व्हेन द रिसोर्सेज ऑफ द इकोनॉमी आर फुल्ली यूटिलाइज। आप इकोनॉमी का रिसोर्सेज को फुल्ली यूटिलाइज कर रहे हैं। इफ मोर ऑफ द scarce of resources are used in the production of potato, less resources are available for the production of onion and vice versa। अब पोटैटो पे अगर ज़्यादा रिसोर्सेज यूज़ करिएगा यानी अब ज़्यादा जमीन में पोटैटो उगाइएगा तो आपके पास कम जमीन बचेगा ऑनियन के लिए। Therefore, if we want to have more of one of the goods, we will have less of the other good। अगर आप एक गुड ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा तो दूसरा आपके पास ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। Thus, there is always the cost of having a little more of one good in terms of amount of other good। अगर आप एक गुड ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा तो आपको दूसरा को थोड़ा ज़्यादा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। This is known as the opportunity cost of an additional unit of the goods। Very important, the opportunity cost। opportunity cost क्या होता है कि अगर आप किसी एक गुड्स पे ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको दूसरा गुड को जो सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है, जो आप सैक्रिफाइस कर रहे हैं, आप चाहते तो उसको भी आप ले सकते थे, बट अगर आप उसको लेने जाते तो आपका दूसरा वाला गुड को आपको सैक्रिफाइस करना पड़ता है। तो जिस चीज को आप सैक्रिफाइस कर रहे हैं फॉर एनी अदर थिंग, सो दैट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ दैट आइटम। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट आता है हमारा टॉपिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अब आप देखिएगा तो पूरा दुनिया में इकोनॉमी दो तरीका से ही रन होता है। एक हमारा जो आता है कैपिटलिस्ट सोसाइटी और दूसरा जो हमारा आता है दैट इज द सोशलिस्ट सोसाइटी। कैपिटलिस्ट सोसाइटी में क्या होता है, कैपिटलिस्ट सोसाइटी में सब कुछ मार्केट से डिसाइड किया जाता है। सो दिस इज अ काइंड ऑफ कैपिटलिस्ट, दिस इज काइंड ऑफ कैपिटलिस्ट सोसाइटी वेयर द मार्केट डिसाइड्स द इकोनॉमी। और नेक्स्ट आता है हमारा दैट इज अ सोशलिस्ट। सोशलिस्ट में हर एक जो चीज होता है दैट इज मैक्सिममली डोमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट। इन डिटेल हम लोग समझते हैं सोशलिस्ट इकोनॉमी में क्या होता है। दैट इज द सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, द गवर्नमेंट और द सेंट्रल अथॉरिटी प्लान्स ऑल द इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज इन द इकोनॉमी। यहाँ पे हमारा गवर्नमेंट ही सारा ही इकोनॉमी एक्टिविटीज को रन करता है। अगर आप इंडिया को भी देखिएगा, इंडिया बिफोर 1970s मोस्ट ऑफ द इकोनॉमिक प्रोसेसेस वाज कंडक्टेड बाय द गवर्नमेंट। जितना भी इकोनॉमिक प्रोसेसेस होता था, प्रोडक्शन होता था, वो सारा में गवर्नमेंट डोमिनेट करता था। All important decisions regarding the production, exchange and consumption of goods and services are made by the government। जितना भी important consumption of goods and services होता था वो गवर्नमेंट के द्वारा बनाया जाता था, गवर्नमेंट ही डिसाइड करते थे। The central authority may try to achieve a particular allocation of resources and a consequent distribution of the final combination of goods and services which is thought to be desirable for a society as a whole। तो सेंट्रल अथॉरिटी का जनरली मेन एजेंडा क्या रहता था कि हर एक इंसान को हम लोग लेके चले और हर एक इंसान को प्रॉपर गुड्स एंड सर्विसेज, प्रॉपर अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो पाए। बट इन द केस ऑफ मार्केट इकोनॉमी, जो अब देखिएगा, हाँ, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में जो प्राइसेस होता था गवर्नमेंट का, प्राइस कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज का जो प्राइस होता था वो गवर्नमेंट सेट करता था कि एक इस गुड का दाम इतना में ही
मार्केट में सेल होगा। बट इन द केस ऑफ मार्केट इकोनॉमी, ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर ऑर्गेनाइज थ्रू द मार्केट। जितना भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होता है वो मार्केट डिसाइड करता है, किस चीज का कितना प्राइस होगा, किस चीज का कितना क्वांटिटी सप्लाई होगा। तो इसको हम लोग इन डिटेल्स पढ़ेंगे आगे। फर्दर जो हमारे चैप्टर्स है वो इन्हीं दो मॉडल्स के ऊपर है। बेसिकली हम लोग मार्केट इकोनॉमी के ऊपर ज्यादा रिलाई करते हैं आज का दुनिया में, तो इसका हम लोग का जो इसका वेटेज है वो ज्यादा है। ऑल गुड्स एंड सर्विसेज कम विद द प्राइस विच इज म्यूचुअली एग्रीड अपॉन बाय द बायर्स एंड द सेलर्स। ये जो प्राइस होता है जनरली ये डिटरमाइंड होता है बाय द बायर्स एंड द सेलर। तो मार्केट इकोनॉमी में क्या होगा, अगर लेट से आप किसी चीज़ का जो प्राइस है कैसे वो डिसाइड होता है। ऑब्वियस सा बात है, कोई लोग उसको डिमांड करेंगे, अगर वो उस चीज़ का ज़्यादा डिमांड करेंगे तो लोग ज़्यादा डिमांड करेंगे, इसका मतलब उस चीज़ को अगर ज़्यादा परचेस करेंगे तो जो सेलर है वो क्या करेगा, उसका प्राइस बढ़ा देगा। सोचेगा हमको तो भाई मेरे पास लिमिटेड क्वांटिटी है, अगर हमको ज़्यादा लोग को बेचना ही है तो ज़्यादा दाम पे बेचे। और अगर किसी भी चीज़ का मार्केट में कम डिमांड रहता है तो उसका प्राइस कम जाता है। सो इसको हम लोग इन डिटेल समझेंगे आगे के वीडियोज़ में। At which the exchange takes place, the price reflects on an average the society's valuation of the goods and service in question. If the buyer demands more of the certain good, the price of that good will rise. अगर buyer जो होता है वो किसी भी good को ज़्यादा डिमांड करते हैं तो उसका प्राइस इंक्रीज कर जाता है। The central problems of regarding how much and what to produce are solved through the coordination of the economic activities. एक इकोनॉमी में कितना और कितना प्रोड्यूस करना है वो म्यूचुअली सॉल्व हो जाता है वाया दिस डिमांड एंड सप्लाई रूल इज बॉट अबाउट बाय द प्राइस सिग्नल्स। प्राइस के अकॉर्डिंग ही डिमांड सप्लाई का इक्विलिब्रियम सॉल्व हो जाता है। बट यहाँ सेंट्रली प्लान इकोनॉमी में गवर्नमेंट को राशन करना पड़ता है। अगर आप राशन कर दी, किसी चीज़ का ज़्यादा डिमांड हो गया तो वहाँ पे प्रॉब्लम्स आ जाता है। ओके, इन रियलिटी ऑल इकोनॉमीज आर मिक्स्ड इकोनॉमीज। आप देखिएगा दुनिया में ज़्यादातर इकोनॉमीज जो है वो मिक्स्ड टाइप ऑफ इकोनॉमीज है, जहाँ पे गवर्नमेंट का भी रोल है और प्राइवेट सेक्टर का भी रोल है। बस वो डिपेंड करता है किसका कितना ज़्यादा मेजोरिटी है। अगर आप रशिया वगैरह देखिएगा एग्जाम्पल, तो रशिया में मोस्ट ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर डोमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट। अगर आप चाइना में देखिएगा तो चाइना की एक अलग ही इकोनॉमी मॉडल है। वहाँ पर गवर्नमेंट, प्राइवेट कंपनीज तो है बट प्राइवेट कंपनीज कुछ डोमिनेट करता है वहाँ का गवर्नमेंट कहीं ना कहीं जितना भी प्राइवेट कंपनीज है, जो बिग जाइंट्स कंपनीज है आपका चाइना का, तो वो गवर्नमेंट उसको कहीं ना कहीं रेगुलेट करता है। पर अगर आप इंडिया में देखिएगा तो इंडिया में बहुत प्रॉपर्ली आपको एक मिक्स तरीका दिखेगा इकोनॉमी का, जहाँ प्राइवेट कंपनीज भी है और गवर्नमेंट भी है। इन रियलिटीज ऑल इकोनॉमीज आर मिक्स इकोनॉमीज वेयर सम इंपॉर्टेंट डिसीजंस आर टेकन बाय द गवर्नमेंट एंड द इकोनॉमिक एक्टिविटीज are by large conducted through the market. The only difference is in the terms of extent of the role of the government in deciding the course of economic activities. Important है यहाँ पे कि आपको यही समझना है कि कितना एक्सटेंड है। किसी देश में हो सकता है ज़्यादा गवर्नमेंट का रोल प्ले हो रहा हो, किसी देश में हो सकता है कि गवर्नमेंट का रोल कम प्ले हो रहा हो। इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका द रोल ऑफ द गवर्नमेंट इज मिनिमल। यूएस में अगर आप देखिएगा तो गवर्नमेंट का रोल बहुत ही मिनिमल सा है, मगर आप देखिएगा वहाँ पे गवर्नमेंट बस टैक्सेस वगैरह का पॉलिसीज वगैरह फ्रेम करते हैं और जो प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ होता है वो प्राइवेट कंपनीज के द्वारा ही रन किया जाता है। द क्लोजेस्ट एग्जाम्पल ऑफ सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी इज द चाइना फॉर द मेजर पार्ट ऑफ द 20th सेंचुरी। आप लोगों को मैंने चाइना के बारे में जैसे बताया कि चाइना जो है अपना जो मेन जाइंट कंपनीज होता है उसको रेगुलेट करता है। In India, since independence, the government has played a major role in planning economic activities. However, the role of government in the Indian economy has been reduced considerably by the last couple of decades. तो कुछ आप लास्ट डिकेड्स में जैसे कि हम लोगों ने डिस्कस किया कि लास्ट डिकेड से कुछ हमारा जो है प्राइवेटाइजेशन पे ज़्यादा फोकस रहा है गवर्नमेंट का। पर गवर्नमेंट का चेंज हुआ है तो गवर्नमेंट का माइंडसेट भी बदला है, तो उस अकॉर्डिंग पॉलिसीज बदल रहा है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आता है पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है बट इसको आप बस ध्यान से समझिएगा, तो थ्योरी बेस्ड है। ओके, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स मतलब क्या होता है। जनरली अगर आप इकोनॉमिक्स को पढ़िएगा, जब हम लोग आगे भी पढ़ने वाले जो फर्दर चैप्टर्स में, तो इकोनॉमिक्स को आपको दो तरीके से पढ़ना है अभी 11 एंड 12 के लिए। बाकी अगर आप अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट में पढ़िएगा तो वहाँ 3 तरीका आ जाता है। एक मैथमेटिकल भी आ जाता है, बहुत ही मतलब अच्छा खासा होता है, उसमें वेटेज दिमाग ज़्यादा लगाना पड़ता है। अगर आप देखिएगा पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में तो उस केस में हम लोग इकोनॉमिक्स को लॉजिकली एनालाइज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी चीज़ का बोलिएगा कि आप प्राइस बढ़ गया, तो किसी चीज़ का अगर मार्केट में प्राइस बढ़ गया तो उसका डिमांड कम हो जाता है। ये एक लॉजिकल सा बात है, किसी भी चीज़ का प्राइस बढ़ेगा तो लोग उसको कम परचेस करेंगे और अगर प्राइस कम जाएगा तो उस चीज़ को ज़्यादा परचेस करते हैं। तो ये हो जाता है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। इन पॉजिटिव इकोनॉमिक एनालिसिस वी स्टडी हाउ द डिफरेंट मैकेनिज्म फंक्शन। एग्जाम्पल, एन इंक्रीज इन द टैक्सेस रिड्यूसेस द कंजम्पशन। अगर आप टैक्सेस बढ़ा दे रहे हैं, जीएसटी बढ़ा दे रहे किसी में, तो किसी चीज़ का अगर जीएसटी बढ़ेगा तो उसका प्राइस बढ़ेगा, प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम हो जाएगा। सो दिस इज अ काइंड ऑफ लॉजिक where it is all about descriptive, factual and
फैक्चुअल स्टेटमेंट्स, फैक्चुअल एंड लॉजिकल, ये लॉजिकल से बात है। पर अगर आप देखिएगा इन द केस ऑफ नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स वी ट्राई टू अंडरस्टैंड वेदर दिस मैकेनिज्म्स आर डिजायरेबल और नॉट। हम लोग नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स को जब पढ़ते हैं तो हम लोग एक सिविक सेंस लगाते हैं, एक इंसान के द्वारा सोचते हैं क्या प्राइजेस बढ़ाना बहुत ही अच्छा चीज़ है, क्या टैक्सेस सबके ऊपर लगाना, यूनिफॉर्मली लगाना सही बात है, या टैक्सेस अमीर लोग के ऊपर ही सिर्फ लगाना चाहिए। तो ये जो हम लोग थिंकिंग ला रहे हैं, ये जो हम लोग एक सिविक सेंस के अकॉर्डिंग सोच रहे हैं, एक इंसानियत के द्वारा सोच रहे हैं, दीज थॉट्स कम्स अंडर नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। फॉर एग्जाम्पल टैक्सेस शुड बी इंक्रीज्ड ऑन द वेल्दी इंसान के ऊपर ज़्यादा टैक्सेस लगाना चाहिए। दिस इज अ काइंड ऑफ नॉर्मेटिव इकोनॉमिक स्टेटमेंट। इट इज ऑल अबाउट प्रेस्क्रिप्टिव वैल्यू बेस्ड स्टेटमेंट्स। ओके, the positive and normative issues involved in the study of central economic problems are very closely related to each other and a proper understanding of one is not possible in isolation to the other। आज जब आप इकोनॉमिक्स पढ़िएगा तो इन दोनों ही पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का मॉडल्स को, मैंने पॉजिटिव और नॉर्मेटिव माइंडसेट आपको दोनों को ही अप्लाई करने का किसी भी इकोनॉमी को इन डेप्थ समझने में। आगे बढ़ते हैं हम लोग, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है और ये हमारा वीडियो का लास्ट टॉपिक है, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। अगर हम लोग बात करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स का, तो अगर आप इकोनॉमिक्स को एक इंडिविजुअल फॉर्म के लेवल या एक इंडिविजुअल पर्सन के लेवल पे अगर आप पढ़ रहे हैं, सो दैट कम्स अंडर माइक्रो इकोनॉमिक्स। और मैक्रो इकोनॉमिक्स अगर आप पढ़ रहे हैं, इसका मतलब आप इकोनॉमी एज अ होल लेके चल रहे हैं। एक देश का इकोनॉमी, एक देश के इकोनॉमी में कैसे फैक्टर्स इन्फ्लुएंस कर रहा है, क्या क्या फैक्टर्स उस देश का इकोनॉमी को इन्फ्लुएंस कर रहा है। सो अगर आप पूरा देश, एक पूरा शहर, उसका अगर आप बहुत सारे ग्रुप्स को या फिर बहुत सारे डिफरेंट फर्म्स की एक्टिविटी को अगर आप स्टडी करें, तो दैट कम्स अंडर मैक्रो इकोनॉमिक्स। इन माइक्रो इकोनॉमिक्स वी स्टडी द बिहेवियर of individual economic agents in the markets for different goods and services and try to figure out how prices and quantities of goods and services are determined through the interaction of individuals in these markets। तो individual level पे जब हम लोग बात करते हैं, so these comes under microeconomics। और macroeconomics में on the other side we try to get the understanding of the economy as a whole by focusing our attention on aggregate measures such as total output, employment and aggregate price level। total output आप कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं इकोनॉमी में, एग्रीगेट आउटपुट लेवल, ये सब चीज, एग्रीगेट प्राइस लेवल, एग्रीगेट आउटपुट लेवल, ये सब को हम लोग इन डिटेल मैक्रो में पढ़ेंगे। ठीक है, Here we are interested in finding out how the levels of the aggregate measures are determined and how the levels of these aggregate measures changes over time। तो आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। चैप्टर होता है हमारा समाप्त। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।